मोदी जी आ रहे हैं तो उत्सुकता का ठिकाना ना रहा, इसलिए पहली ट्रेन पकड़ के सुबह आज यहाँ पहुँचा हूँ। And I'm very happy today to meet our Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. और मैं ये जो विजिट हो रही है मोदी जी की, इसको बहुत ही उत्साहित तरीके से देख रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिन वाकई अच्छे दिन होने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से करीब 2 घंटे पहले चीन पहुंचे हैं, जहां पर कल से होने वाले एससीओ सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। तियानजन पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की उम्मीद जताई कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान अलग अलग देशों के नेताओं के साथ बैठक और गहन चर्चा में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात भारत सहित दुनिया के और देशों के लिए अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत और चीन सहित कई देशों पर टैरिफ बम फोड़ा और उसके बाद भारत के लिए एससीओ समिट में मौजूदगी उसे और खास बनाती है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप दे रहे हैं और उम्मीद ऐसी है कि चीन की धरती से अमेरिकी टैरिफ का करारा जवाब दिया जाएगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित 20 देशों के प्रमुख शामिल होंगे। जब एक मंच पर दुनिया के 20 दिग्गज नजर आएंगे तो अमेरिका तनाव में होगा, ट्रंप की नींद उड़ जाएगी। भारत के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चीन के साथ संबंधों में एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहता है। एससीओ समिट के दौरान सदस्य देशों के एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जो मेंबर कंट्रीज है वो एससीओ विकास रणनीति को मंजूरी दे सकती हैं, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और जापान के बाद चीन दौरा, अमेरिका के टैरिफ बॉम्ब के बाद किस तरीके की संभावनाएं लेकर आएगा, ठोस क्या होगा, आज इसी पर एक्सपर्ट से हम करेंगे चर्चा। लेकिन किस तरीके से चीन में बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री का न सिर्फ इंतजार बल्कि उनका स्वागत हुआ, आपको वो भी सुनवा। It was very good, interacting with the Prime Minister. What did you say to him? No, we just said that we've been waiting for you for quite a long because, obviously China is very big and people travel across. A lot of people have come in. There was excitement all around. Prime Minister, he liked our music, classical music. It's so exciting and honor. Thank you. Thankful. I'm very excited to see him. Your birthday also same day, right? Yeah, and my birthday was the same date with Modi ji, September 17th. I shake hand with him and I also touch his feet and he also give me blessing. Yeah, I'm same with my brother. So excited to see Modi ji and he given the blessing to everyone. That's what's important. Yeah. एक्साइटेड थे मिस्टर मोदी से मिलने के लिए और जब हमने आज शाम को जब उनसे मिला हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा फीलिंग आया कि मैंने उनको गुजराती में बोला कि भाई मैं भार्गव जोशी, मैं कच्छ गुजरात से हूँ एंड वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने सामने से बोला वाह वाह। तो ये जो होता है ना एक लीडर कि वो हर बंदे के साथ, हर लोगों के साथ आंख से आंख मिला के बातचीत करता है, वो एक फीलिंग आई और वी रियली प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी। आइए सवाल आपके सामने रखती हूं और उसके बाद एक्सपर्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा, जहां मोदी, जिनपिंग, पुतिन, पावर पंच, तियानजन, एससीओ पर सबकी नजर, बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। जब मिलेंगे 20 दिग्गज, ट्रंप की उड़ेगी नींद। चीन में एससीओ का मंच, ट्रंप के टैरिफ पर होगा पंच। मिल बैठेंगे 3 यार, टूटेगी टैरिफ की दीवार। हमारे साथ अभी जितेंद्र कुमार ओझा जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं।
बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगी और शरद कोहली इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। स्वागत करती हूँ आपका जितेंद्र कुमार ओझा सर, लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन इंपॉर्टेंट डे पर आज आपसे बातचीत हो रही है सर, एंड इट्स गुड टू हैव यू। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि भारत, चीन, रूस एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, खासतौर पे अमेरिका के इस रवैये के बाद। यहां से ठोस क्या कुछ आप निकलते हुए देखते हैं, इसका परिणाम और इसके संदेश दुनिया में और खासतौर से अमेरिका को किस तरीके से जाएगा? पॉलिटिक्स में मैं मांग चाहता हूं कि कोई भी परमानेंट दोस्ती नहीं होता है। मैं भी जब पढ़ा होगा तो जब दोनों बहुत करीब थे तब भी वो अपने अपने देश के। ओझा साहब, मैं आपको रोक रही हूं, आपके ऑडियो को जरा मैं करेक्ट कराती हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जापान दौरे पर पहुंचे, जापान के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं चाइना। चाइना पर जिस तरीके से वहां पहुंचने के साथ ही उनका स्वागत हुआ, वो तस्वीरें हमने देखी, और खास तौर पर जब जिनपिंग और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं इन सबसे निकलकर आने वाली। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय समीकरण इस वक्त बदल रहे हैं, उन समीकरणों के बीच में भारत, रूस और चीन का एक साथ एक मंच पर आना, क्या किसी तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की उम्मीद है? भारत जिस तरीके से हमेशा ऑटोनॉमी की बात करता है, मल्टीपोलर पार्टनरशिप की बात करता है, क्या भारत उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? साथ ही इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जब मौजूद रहेंगे तो उनसे हम चर्चा आर्थिक तौर पर कैसा असर पड़ेगा और क्या प्रधानमंत्री इसका तोड़ किस विकल्प के तौर पर निकालेंगे, यह भी साथ ही समझना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एससीओ और ब्रिक्स कहीं ना कहीं दोनों मंच ऐसे हैं जहां पर भारत को एक सिक्योरिटी नेट मिलता है, और इसी सिक्योरिटी नेट के तहत भारत जहां पर अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, इस सिक्योरिटी नेट को मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखा जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे ग्लोबल साउथ का लीडर बनता जा रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज प्रधानमंत्री हमेशा से बनते आए हैं और साथ ही हमने उनकी ग्लोबल रेटिंग्स भी देखी हैं। इसी बीच में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव और चीन के साथ गलवान झड़प के बाद हमारे जिस तरीके से रिश्ते खराब हुए, उसमें भारत कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, भारत और चीन के बीच का जो कारोबार है उसके कुछ फिगर्स इस वक्त मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन इस व्यापार को, पार्टनरशिप को भारत क्या सिर्फ व्यापार के साथ साथ स्ट्रैटेजिकली भी आगे बढ़ाएगा? क्योंकि धमकी तो चीन पर भी 200% टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जबकि अगर रशियन ऑयल की बात करेंगे तो रशियन ऑयल में आधे से ज्यादा उसका तेल चीन खरीदने वाला है। भारत उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन चीन के सामने बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की चली नहीं और भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब एससीओ के मंच पर कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान उसका मेंबर देश है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, उसमें भारत का वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, चीन के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाना, दोनों देश अपने हित को किस तरीके से देखेंगे, कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे, कैसे अमेरिका को जवाब देंगे, ये वो सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे को पूरा करते हुए नजर आएंगे। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फिर उसके बाद ओझा साहब जैसे ही जुड़ेंगे मुझे उसकी भी जानकारी देंगे। दीप्ति तनेजा जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। एज अ फॉरेन एक्सपर्ट मैम, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि चीन के साथ भारत को कैसी अप्रोच रखनी होगी? एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ रखना होगा। चीन के लिए भारत इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट आपको नजर आता है, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की बदली हुई अप्रोच के साथ, उनके टैरिफ बॉम्ब के बीच में भारत अपने लिए ठोस क्या तलाशेगा? चीन को अपनी जरूरत कौन सी भारत से जो इस वक्त पूरा करने की नीड है? दीप्ति जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैम? ठीक है, जल्दी से चर्चा को आगे बढ़ाने। ठीक है मैम जी 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 जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, यस मैम। जी 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 मैम, आप सवाल एक बार दोहरा सकती हैं? सॉरी, मैं सुनने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दीप्ति जी, मैं बस इतना समझना चाह रही थी कि चीन, भारत
और साथ ही व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया का एक मंच पर मौजूद रहना डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके के संदेश देगा, और संदेश से ऊपर इससे ठोस क्या निकल कर आने की उम्मीद है? मैम जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, एक हमारी थ्योरी चलती है कि वर्ल्ड ऑर्डर, हमारा वर्ल्ड ऑर्डर बार बार पिछले 600-700 सालों का अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो हमारे वर्ल्ड ऑर्डर्स बदलते रहते हैं। इट वाज नॉट ऑलवेज कि अमेरिका की डोमिनेंस थी, डॉलर डोमिनेंस थी, उससे पहले ब्रिटेन डोमिनेंस थी, उससे पहले हमारी डच डोमिनेंस थी। तो अब ये जो 3 देश मिल रहे हैं, अब हमारी जो डोमिनेंस होने वाली है, जो आगे का समय आएगा, और ऐसा नहीं है कि ये एकदम कल ही रातों रात हो जाएगा, आज मिले हैं कल हमारी डोमिनेंस हो जाएगी, नहीं, ये पूरी की पूरी थ्योरी टाइम लेती है। अगले 5 से 10 साल बहुत ही चुनौती भरे साल होने वाले हैं, बहुत ही अपना ये निर्णय पूर्वक साल होने वाले हैं कि अगले आज जो निर्णय होंगे वो अगले 10 साल के बाद की केवल इन 3 देशों की नहीं, पूरे वैश्विक नीति को तय करेंगे, क्योंकि ये तीनों देश जो हैं ये अपने आप में सब उभरते सितारे हैं और अपने आप में उभरते देश हैं, कुछ ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब हम अगर देखते हैं तो रिक्स आज की डेट में G7 को जीडीपी टर्म्स में, पॉपुलेशन टर्म्स में ओवरकम कर चुका है। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। अमेरिका गेज करता है, देखता है, वो जैसे कहते हैं ना टेस्टिंग वार्म वाटर्स, तो वार्म वाटर्स टेस्ट करता है कि कौन मेरी कितनी चीज को स्वीकार करेगा। तो चाइना ने स्वीकार नहीं किया, रशिया वैसे ही उसका कुछ स्वीकार नहीं करता है। अब जो मोदी जी ने दिखाया है कि भारत भी आपकी ये जो आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रैटेजी है, आपकी आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स हैं, इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो अब जो ये समय है, जो कल एससीओ से हम देखने वाले हैं, मेन जो इनकी आपस में बातचीत होगी, साइडलाइंस में जो कल मोदी जी और जिनपिंग जी की जो बातचीत होने वाली है, वो आगे आने वाले विश्व को बहुत ही रीडिफाइन करने वाली है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, इकोनॉमिक ऑर्डर आने वाला है। हमें अपने डिफरेंसेस भूल के इकोनॉमिकली अपने तीनों देशों को स्ट्रॉन्ग करके डी डॉलराइजेशन का समय लाने का ये टाइम है, जो ये तीनों देश मिलके कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ यादव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यश श्रीवास्तव भी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, शरद कोहली जी भी इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ, आपके साथ आप सवाल आपके सामने में रखती हूँ। 50% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया, क्या एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है कि जवाब दिया जा सके डोनाल्ड ट्रंप को और उनके 50% टैरिफ का काउंटर रखा जा सके, और अगर हां तो कैसे? अनम्यूट कर लेंगे, अनम्यूट करेंगे सिद्धार्थ। पूर्णिमा जी माफी चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है जी। पूर्णिमा जी, मुझे नहीं लगता कि एससीओ या फिर ब्रिक्स जैसा कोई भी मंच किसी प्रतिक्रिया या जवाब देने के लिए है। जो दुनिया में कहीं और हो रहा है वो कहीं और हो रहा है, और जो भारत कर रहा है वो भारत कर रहा है। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा माध्यम है, एससीओ भी एक बहुत बड़ा मंच है। भारत की जो उभरती हुई ताकत है, या फिर सभी देशों का मिलजुल करके दुनिया में जिस प्रकार की एक वैश्विक परिस्थिति बनी है, उसके मद्देनजर जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जिसमें खास करके जो एशिया या फिर ग्लोबल साउथ भी जिसको कहा जाता है, वहां से लीड जो की जा रही है, मुझे लगता है कि अपने आप में एक नई ऊर्जा की और एक नई आशा की किरण है। ये दुनिया को एक नए माध्यम से, एक नए तरीके से, एक नए तौर से बदलती हुई चीजों को और बदलती हुई परिस्थितियों को देखने का एक अवसर मिल रहा है, जो कि बहुत आशावान है। जिस प्रकार की परिस्थितियां पहले से भी चली आ रही थी वैश्विक परिदृश्य में, उसमें बहुत सारा डोमिनेशन कुछ विशेष देशों का भी रहा। उस डोमिनेशन के कारण, चाहे फिर वो उनका करेंसी डोमिनेशन है या फिर उनका स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन है, डिफेंस डोमिनेशन है, उस कारण से हमने कई ऐसे देशों की मनमानी को भी देखा। पर आज के युग में, जहां पर दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका ग्लोबल साउथ में रहता है, एशिया में रहता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी ब्रिक्स देशों से चलती है, इतना बड़ा एक शेयर सिद्धार्थ, जरा कुछ सेकंड्स के लिए मैं आपको रोकूंगी। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। सिद्धार्थ जी, अपनी बात को आप पूरा करेंगे, यश फिर आपसे मैं जवाब लेती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे। तो पूर्णिमा जी, जो मैं बात कह रहा था, मैं उसको बस पूर्ण करते हुए इतना ही कहूंगा कि ये भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक नई आशा की किरण है कि हर प्रकार की ऐसी एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, हर प्रकार का ऐसा एक स्ट्रेटेजिक टाई अप, और जो एक बदलता हुआ परिवेश और बदलता हुआ आउटलुक है, मुझे लगता है कि ये दुनिया में बहुत चीजों को जल्द
बेहतर के लिए बदलने जा रहा है। और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि भारत इसके सेंटर पे है, भारत इसका नेतृत्व कर रहा है और भारत के नेतृत्व में निश्चित तौर पर चीजें और बेहतर होंगी। ठीक है सिद्धार्थ, जल्दी से क्विक काउंटर क्वेश्चन। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है और हम सबको आशावादी होना चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी भी जाहिर की सरकार की तरफ से तैयार की गई होगी। और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जिस समय पर हो रहा है, जिस टाइमिंग पर हो रहा है, इसीलिए जापान दौरे को और चाइना दौरे को इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, स्ट्रैटेजिकली माना जा रहा है। क्या ये हमें ऐसा सोचना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी विदेश दौरा, उसके बहुत से मायने निकाले जाते हैं और निकाले जाने चाहिए। इसके भी बहुत से मायने हैं। हम जिस रीजनल स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं या फिर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से अपने बेहतर होते हुए रिश्तों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दुनिया के हर छोर पर इसका असर भी पड़ेगा। मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि डोमिनेंस का समय जा चुका है, बाइपोलर वर्ल्ड का समय जा चुका है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आज इस दुनिया में स्थापित है। भारत 140-142 करोड़ भारतीयों की लोगों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे समय में जिस प्रकार का प्रधानमंत्री जी का विजिट, चाहे फिर जापान में हो रहा है या फिर चाइना में हो रहा है, और जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और जिस प्रकार के नए आयाम हमारे सामने खुल करके आएंगे, मुझे लगता है कि आप जिस दिशा में आप इसको सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर भी बिल्कुल सोचा जाना चाहिए। और ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये बदलता हुआ परिदृश्य अब उन पर भी कैसे फर्क करेगा। ठीक है यश, आपका जवाब लेते हुए एंड विद योर एक्सप्रेशंस, आई एम श्योर सिद्धार्थ की तरफ से जो कहा गया बीजेपी की तरफ से, आप उससे कंप्लीटली डिसएग्री करते हुए नजर आए। लेकिन आपको नहीं लगता कि 20 देशों का एक साथ एक मंच पर मौजूद रहना कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मैसेजिंग करता हुआ नजर आएगा? एंड इट इज इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। मतलब ये भारत देश के लिहाज से बहुत जरूरी है कि हर उस एक देश को जो भारत पर किसी भी तरीके की प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहा है या करने की सोच रहा है, उसको ये जानना होगा कि भारत की मजबूती क्या है। पूर्णिमा जी, आपने सिद्धार्थ जी से एक सवाल पूछा था जिसमें कहा कि अगर हाँ तो कैसे। आपने ये नहीं पूछा कि और अगर नहीं तो कैसे नहीं, ये आपने पूछा ही नहीं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी कुछ ही समय पहले जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद एक दूसरे इवेंट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री मिले थे, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने मरे हुए नागरिकों के बारे में सवाल पूछा था। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ना तो अपने देश के कोई सवाल का जवाब देते हैं ना कहीं और का दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में हम जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी वहां पे कल्चरल प्रोग्राम देखने गए? मुझे तो नहीं लगता। असली जो निर्णय हैं, जो हमें फायदे की बात है, वो क्यों नहीं दिख रही हमें? वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जब हमने अमेरिका में जाके हमारा क्या वो माय फ्रेंड दोलान क्या था वो जो कुछ भी किया, उसका नतीजा तो देख लिया हमने। अब यदि हमारा नेतृत्व सशक्त होता तो उस पॉलिसी के खिलाफ या तो स्पष्ट रूप से खड़ा होता, या जो ट्रंप ने इतनी सरेआम कईयों बार हमारे सामने बोल बोल के हमारे देश के प्रधानमंत्री पद को चैलेंज किया है। नरेंद्र मोदी जी को तो ठीक है, वो तो एक व्यक्ति हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री पद, उसका जवाब ये सरकार जरूर देती, वो भी नहीं दिया। अब यदि मान लीजिए 15 दिन बाद जापान और चीन भी कुछ टेढ़े चल दिए, क्योंकि हमारा एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था वो भी अटका हुआ है। अब तो जापान जिसने लोन दिया था उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है सिवाय वो पैसे वाले इंटरेस्ट के। तो अगर 15-20 दिन बाद खबर आई तो अब ये अगली विदेश यात्रा कहाँ करेंगे वो भी बता दीजिए। कुल मिला के बात यह है कि इस समय देश में जो उनके खिलाफ विरोध उठ रहा है और जो खुलासा हो रहा है वोट चोरी के कारण, उसके कारण वो यहाँ तो किसी से कोई बात कर नहीं पा रहे, इसलिए विदेश चले जाते हैं हर कभी। अच्छा होगा कि वो विदेश में बैठ के ये जरूर सोचें कि वापस आने के बाद जो फिर से विरोध मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट और वो सारी समस्याएं छोड़ के बार बार निकल जाते हैं, उसका जवाब यदि है तो ठीक, और नहीं है तो क्या करना है वो वहां बैठे बैठे सोच लें। बैठे बैठे ये कल्चरल प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ टाइम पास ही हो जाएगा, कुछ तो करें। क्या होता है, हमने अभी कल देखा, वो एक कोई महिला खड़ी हो गई, वो कह रही बाप टाइप फिगर। ये तो पहली बार सुना है जीवन में, बाप टाइप फिगर। उनको सैल्यूट भी किया उन्होंने। ये क्या सुन रहे हैं हम? ये प्रधानमंत्री के स्तर की बातें हैं क्या कि हम उनको यहाँ वहां नाच गाना देखते हुए खुश हों? प्रधानमंत्री के स्तर की बातें कांग्रेस ना ही करे तो बहुत अच्छा है, खासतौर से जो बिहार में हुआ उसके बाद तो कांग्रेस को मुझे लगता है कोई नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री स्तर को लेकर करने वाली बात है नहीं। बहुत ही वो गलती कांग्रेस की होती, इसमें बहुत ही दोहरा रवैया दिखता है ना। आगे बढ़ती प्रधानमंत्री के स्तर को अगर आप लोग समझते, वो उन्होंने किया। प्रधानमंत्री के स्तर को समझने की अगर नैतिक समझ होती कांग्रेस में तो ना तू तड़ाक की भाषा होती यश,
ना गाली गलौच होती, ना अपशब्दों का इस्तेमाल होता, ना स्वर्गीय माता के लिए इस्तेमाल किए गए स्तरहीन शब्द होते जिसको सुनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो मेरा सवाल पूछने का मकसद साथ साथ ये भी था कि कुछ कंस्ट्रक्टिव शायद आपकी तरफ से यश बताया जाए, लेकिन आप नाच गाने में उलझे हुए हैं, प्रधानमंत्री के विदेश दौरों में आप उलझे हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक सैडिस्टिक प्लेजर में है कांग्रेस इस वक्त। ऐसा लगता है कि एक सैडिस्टिक प्लेजर में है कांग्रेस। ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विपक्ष में है तो जाहिर है कि सैडिस्टिक प्लेजर आप लोग लेंगे, लेकिन बात देश की है, बात देश की है। और अगर कंस्ट्रक्टिव आप कुछ कहते तो बड़ा अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव आप कहते तो बहुत अच्छा लगता अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कहते। ठीक है ओझा साहब, जरा मैं आपको लाती हूँ, ओझा साहब मैं आपको लेकर आती हूँ, और क्योंकि आप जाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर आप प्रतिक्रिया शायद ना देना चाहें, लेकिन फिर भी ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, इस नैरेटिव पर जो अपोजिशन पार्टी बिल्टअप करती है, या जो ठोस प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों से निकलकर सामने आता है, स्पेशली अगर जापान को समअप करते हुए या चीन में जिस तरीके की हमें उम्मीदें। और मैं फिर इस बात को कहती हूं कि जब जब हम चीन की बात करते हैं तो हमें बहुत अलर्ट मोड पर रहना चाहिए, चीन के इतिहास को देखते हुए बहुत अलर्ट तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एक संतुलन बहुत जरूरी है। देखिए, मेरा मानना है कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, ओझा सर अनफॉर्चुनेटली आपका ऑडियो सर आज ठीक नहीं आ पा रहा है, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं आपके एक्सपर्ट्स कमेंट से दर्शक भी सर वंचित रह रहे हैं। मैं एक बार इसको और करेक्ट करवाती हूँ सर, विद योर परमिशन ओझा सर, मैं इसको एक बार फिर से करेक्ट करवाती हूँ, प्लीज इसको ठीक से चेक करिएगा, फिर उसके बाद सवाल लेती हूँ मैं ओझा सर से। इसी बीच में शरद कोहली साहब आपके पास आते हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मैं बात करती हूँ, क्योंकि कल जो हमारा जीडीपी परसेंटेज आया वो अनुमानित से भी ज्यादा आया, वो भारत के लिए एक बहुत शानदार गुड न्यूज लेकर आया। लेकिन इसी बीच में अमेरिका टेरिफ इंपैक्ट को हम दरकिनार नहीं कर सकते, चीन और रूस को विकल्प के तौर पर किस तरीके से देखा जाए, और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को जापान के बाद चाइना, और चाइना में रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात, व्लादिमीर पुतिन से भी चर्चा, और शी जिनपिंग से भी बायलैटरल टॉक। नमस्कार पूर्णिमा, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को, भारत 24 के सभी दर्शकों को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा ये टैरिफ ड्रामा चलाया हुआ है और 50% भारत और ब्राजील पे लगा दिया है। मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रपति ट्रंप काफ़ी हद तक हमें उनका इस मामले में शुक्रिया करना चाहिए कि हमारी और चीन की नज़दीकी फिर इस कारण से बनी। एक हिंदी चीनी भाई भाई बहुत पहले एक नारा दिया जाता था, बहुत साल पहले, कुछ अब ये भाईचारा दिख रहा है। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा कि हमें चीन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन अपने इंटरेस्ट में काम करता है, और चीन की जो एक्सपेंशनिज्म की नीति है, विस्तारवाद की जो नीति है, वो नीति हमेशा बनी रहती है, तो उससे हमें ध्यान से चलना चाहिए। पर फिलहाल अच्छा, अजीत डोभाल साहब वहां गए, उसके बाद वांग यी यहाँ आए, प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए। RIC पूर्णिमा, जिसको हम रशिया, इंडिया, चाइना कहते हैं, और SCO ले लीजिए, ब्रिक ले लीजिए। अगर मैं SCO और ब्रिक को एक साथ मिला के देखता हूं तो हम ब्रिक्स नेशन भी ले लेते हैं, हम सेंट्रल एशिया के नेशंस भी ले लेते हैं, बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। करीब करीब 50% दुनिया की GDP, 50% दुनिया की आबादी और 40% के आसपास GDP इसमें कवर हो जाती है। और ऐसे माहौल में इसमें एक चाल डोनाल्ड ट्रंप खेल सकते हैं। जैसे ही उनको पता लगेगा, पता तो लग ही चुका होगा, भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं, उन्होंने चीन पे अभी टैरिफ पूर्णिमा रोके हुए हैं। आपको याद होगा 3 महीने के लिए उन्होंने उस पर मॉरेटोरियम लगाया हुआ है। हो सकता है वो कोई ऐसी चाल चलने की कोशिश करें जिससे भारत और चीन की जो नजदीकी बन रही है, इस नजदीकी में वो फर्क लाने की कोशिश करें। परंतु भारत, चीन, रशिया अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा चुनौती होगी अमेरिका के लिए। और मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब की रात की नींद इस समय पूरी आएगी नहीं, क्योंकि ये ऐसी ताकतें जुड़ रही हैं जो कि वो नहीं चाहते थे कभी भी जुड़े, पर उन्होंने भारत से ये दूरी बना ली, और ये दूरी उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक भारत के टैरिफ लगाने की बात है पूर्णिमा, हमें एक झटका लगेगा। हालांकि 14 अक्टूबर तक एक कोर्ट ने टाइम दिया है ट्रंप साहब को अपील करने के लिए।
आपको पता होगा एक अपील कोर्ट ने उनके निर्णय को इलीगल ठहरा दिया है, परंतु अभी टैरिफ को रोका नहीं है। उन्होंने कहा आप अपील कर लीजिए, वहां का जो फेडरल कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अपील कर लीजिए। तो कोर्ट को भी बायस बता चुके हैं ना सर, वो तो बायस बता चुके हैं। तो अगर 14 अक्टूबर को ये रिवर्स हो जाता है तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान निकाय, पर किसी वजह से अगर नहीं होता है तो भारत इसके लिए विकल्प पहले से ही ढूंढ रहा है। भारत दूसरे देशों से बात चल रही है, सारी की सारी एक्सपोर्ट एसोसिएशंस, एक्सपोर्ट काउंसिल्स दूसरे देशों से बात कर रहे हैं। जीएसटी का रिफॉर्म 3 और 4 तारीख की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आने वाला है। उसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात की जा रही है, कैश हेल्प की बात की जा रही है। तो मुझे लग रहा है चारों तरफ से हम इस समस्या का समाधान पा रहे हैं। कुछ समय के लिए जरूर दिक्कत आएगी अगर ये 14 अक्टूबर को जो वहां का फेडरल कोर्ट है उसको रिवर्स नहीं भी करता है। हालांकि वो कर देता है तो ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, परंतु हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा कमेंट पूर्णिमा करना चाहूंगा। हमारे जो माननीय प्रवक्ता हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, कांग्रेस के यश, जब भी कोई प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल से जाते हैं तो ये कोई भी प्रधानमंत्री उनको एक कल्चरल वेलकम दिया जाता है। जो बिजनेस होगा उन्होंने कहा खाली कल्चरल के गए तो कल का ठीक है सर, ठीक है। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। पहले यश आप अपनी बात रख लीजिएगा, फिर उसके बाद ओझा सर मैं आपके पास आती हूँ। जी बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो मैं ये कह रहा था कि सैडिस्टिक होता है 2.5 साल तक मणिपुर में विजिट ना करना। आप ग्रजेस पाल के बैठे हैं सर, उसके बाद 10 मिनट निकल गए, आप तब से सैडिस्टिक पर ही अटके हुए हैं। अटकना थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बात कर लेते हैं ना यार। 11 साल से 70 साल पे अटके हुए हैं पूर्णिमा जी, हमें भी अटक जाने दीजिए। आपको मेरा हो सकता है ना सैडिस्टिक शब्द पसंद आए ना ग्रजेस पसंद आए, तो मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। क्यों इतना लंबा ग्रजेस पालना किसी के लिए, खुद के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अरे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, इसीलिए कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर आपको मुझसे नहीं है तो उससे थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बात कर लेते हैं ना जल्दी से। बढ़ जाते हैं। देखिए अब कोहली जी ने कहा कि भाई प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री जी के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस चीन ने हमारे नॉर्थ ईस्ट में इन्फिल्ट्रेशन किया है, हमारी जमीन पे गांव बसाए हैं, हमारे गलवान में 20 जवानों की हत्या की है और पता नहीं क्या क्या किया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान की मदद की थी, जो हमारे जो भी नुकसान हुआ हाल ही में पहलगाम हमले के बाद। ऐसे में हमारे सबसे पहले ये आशा जागती है नागरिक के तौर पे कि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो कुछ गंभीर सवाल जवाब करेंगे। यदि हमें वहां जाके यही सब देखना है तो हम क्या ये मान लें कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए किसी के सामने सवाल भी नहीं कर सकते? और यदि नहीं कर सकते, जो हम पिछले 11 साल से देख रहे हैं, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री जी की हमें कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ से चल रहा है, उनकी सत्ता कब तक रहेगी नहीं पता। यश एयरपोर्ट पे थोड़ी ना मीटिंग शुरू हो जाती है। नहीं, कल आप जब पहुंचेंगे तभी होगी ना। ऐसे माहौल में यदि कोई भी सही व्यक्ति जाएंगे तो वो नाच गाना देखना स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ूं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये चाहिए, जिन्होंने खुद देश में एक लंबे समय तक सरकार चलाई, जिन्होंने खुद एससीओ और ब्रिक्स को लेकर अपनी साझेदारी पर जोर दिया, यही कांग्रेस चाहती है कि अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो भारत को अमेरिका के साथ पूरी तरीके से संबंध खत्म कर देने चाहिए, डिप्लोमेसी को जीरो कर देना चाहिए, चाइना के साथ भी यही कर देना चाहिए। नहीं, ओझा साहब देंगे, वो एक्सपर्ट है सर, वो एक्सपर्ट है, मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि वो बेहतर तरीके से आपने जो कहा उसी के रेफरेंस में सवाल ले रही हूँ ना सर, तो जवाब भी आप ही के लिए होगा। ओझा साहब प्लीज, फिर मुझसे भी ले लीजिए। ओझा साहब प्लीज उनसे कहिए कि थोड़ा सी शालीनता दिखाएं हमें। देखिए ऐसा है पूर्णिमा जी, मैं मानता हूँ कि जहां तक विदेश नीति की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, उसमें सरकार और ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी तीनों को एक साथ रहने की जरूरत है। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, चाहे वो सरकार की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से हो। विदेश नीति पे या राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई भी वोट की पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, और जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक देश के रूप में हमारी कोहेसिव आवाज जानी चाहिए। जहां तक आप बात कर रही है, मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि किसी अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी परमानेंट मित्र नहीं होता है, कोई भी परमानेंट शत्रु नहीं होता है। ये जो समस्या आई है अमेरिका की, देखिए कि पिछले शताब्दी में अमेरिका हमेशा से भारत के लेके होता ही रहा। ये 9/11 का अटैक होता है तब उनकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट आके कहना शुरू करते कि भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहिए। उसके बावजूद ये माना जाता रहा कि उनका डीप के कहीं ना कहीं चीन के साथ भी कुछ इनडायरेक्ट उनकी लिंकेजेस रही, पाकिस्तान के साथ तो रही ही रही, तो एक सेक्शन उनका रहा है। और हमें मानना चाहिए कि अभी जो फेज चल रहा है, अमेरिका भारत के साथ ही नहीं खिलाफ है, अमेरिका के कई एक अंदरूनी हिस्सों में भी बहुत उथल पुथल हो रखा है। तो ये जो है, हम एक डेमोक्रेसी है, कभी ना कभी तो ट्रंप जाएंगे या कुछ होगा तो स्थिति में सुधार आएगा।
चाइना की जो बात हम कर रहे हैं, देखिए चाइना की एक स्ट्रेटेजिक साइकी है और वो स्ट्रेटेजिक साइकी जो हम देख रहे हैं और खास करके पिछले कुछ सालों में उभर रही है, एक बहुत ही मजबूत स्टेट क्राफ्ट का उन्होंने या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उन्होंने लाई है। उनकी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, तीनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। हम लोग अल्फ्रेड शेयर महान की एक थ्योरी पढ़ते थे, कैसे मैरीटाइम पावर बनाने की जरूरत है। हेल्फर्ड मैकिंडर की है कि कौन यूरेशिया के लैंड मास को डोमिनेट करेगा। इन तमाम चीजों को जिस स्टेट क्राफ्ट के मजबूत प्रिंसिपल से चाइना लेके आया, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वो पूरे अफ्रीका को, पूरे एशिया को कॉलोनाइज करना चाहता है। वो हम मान के चले कि चाइना हमसे कहीं बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर हो या इकोनॉमिक पावर या टेक्नोलॉजिकल पावर हमसे बहुत बहुत आगे है। तो ये एक ऑप्टिक होगा। निश्चित रूप से ट्रंप साहब को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने भारत को भी मजबूर कर दिया कि चाइना के इतने करीब आ जाने के लिए। और जहां तक पुतिन का सवाल है, मैं समझता हूं कि ये नेटो की बड़ी ही शॉर्ट साइटेड मायोपिक पॉलिसी रही कि एक अनकॉल्ड फॉर वॉर। उनकी नेटो की सेक्रेटेरिएट ने क्या काम किया कि अपनी महत्व दिखाने के लिए उन्होंने ये वॉर जो है प्रोवोक किया। और जिस अमेरिका में इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इतनी ब्रिलियंट की बातें करते हैं, किस तरीके से उन्होंने चाइना को एक खुला हाथ दे दिया। रशिया और चाइना देखिए नेबर्स है। 1956 में डेमेंस्की के आइलैंड पे उनसे झगड़ा हुआ था। 1960 में जो है रशिया ने 11,000 इंजीनियर बुला लिए थे और एक समय ऐसा आया कि रशिया और चाइना के बीच बहुत डिफरेंसेस आ गए। और यहाँ अभी भी देखा जाए कि पूरी जो है साइबेरिया में चाइना का कब्जा हो गया है। 90% लोग वहां पे चाइना के पहुंच गए हैं। तो तमाम विस्तृतता के बावजूद रशिया की नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में बहुत एप्रीहेंशन है। ये नेटो ने क्या किया कि चाइना को बिना लड़ाई किए हुए रशिया का बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल, ये सब कुछ एकदम उसकी मोनोपोलिस्टिक एक्सेस करवा दी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात हो रही है कि वो अपने देश का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सोच नहीं पा रहे हैं। और बहुत लोगों का मानना है कि चाइना जो है बिना लड़ाई किए हुए अमेरिका के भी कई पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये स्थिति में हमें ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छा है, हमें एकदम आंख कान खोल के रखना चाहिए। कोई हमारा शत्रु नहीं है। 4 कदम हम चाइना के साथ चलेंगे। रशिया के साथ हमारी परमानेंट मित्रता रहनी ही रहनी है, क्योंकि रशिया और हमारे बीच में कोई डिफरेंस होने की गुंजाइश नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि देखिए, हर बात कहने का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म और कोई ना कोई मौका होता है। और आज के इस मौके पे जब हम बात कर रहे हैं तो खैर हमारे नौजवान साथी हैं, उनसे मेरा यही निवेदन होगा कि थोड़ा सा देख लें, जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे थोड़ा सा देख लें, कर लें। और उसके बावजूद जो इस पे कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। जो ये बातें हैं, ये बातें जब प्रधानमंत्री वापस आ जाते हैं तो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सरकार बिल्कुल ठीक है। सरकार जब घर के अंदर की बातें जो है, देश के भीतर की बातें भी अगर देश के नेता बाहर जाके करना शुरू करते हैं और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पे, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू पे वोट मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है, वो भी खराब है। तो इन दोनों चीजों को छोड़ने के बाद मैं समझता हूँ कि आपके साथ में बात करने आया हूँ तो 15 मिनट में मैं ज्यादा नॉलेजेबल होकर इस डिस्कशन से जाऊं, बजाय कि कड़वाहट के साथ कोई जाए, तो वो थोड़ा ठीक नहीं होता पूर्णिमा जी। इसी वजह से मैं टेलीविजन पे आना बहुत कम कर दिया हूँ। बस आपसे बात करने के लिए आज आ गया। And I always love to have you, sir. I always love to have you and your expert comments. सिद्धार्थ, प्लीज आपके पास आ रही हूँ, फिर उसके बाद फौरन दीप्ति तनेजा जी आपके पास, और यश मैं आपका भी कमेंट लेती हूँ। सिद्धार्थ। पूर्णिमा जी, मैं सबसे पहले तो ओझा जी की बातों से सहमत हूँ और खासतौर से जो उन्होंने अंतिम में कहा, देश में डिप्लोमेसी बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम सब लोगों को, क्योंकि देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के एक नागरिक के हैं, उनको हमें बहुत संजीदगी के साथ और बहुत ही केयरफुलनेस के साथ हमको उनको असेस करना चाहिए। राजनीति एक पक्ष तक होनी चाहिए पर एक पक्ष के आगे नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने कुछ बातें कही, मैं उनका जवाब दे देता हूं। आप क्या चाह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री बाहर जाएं तो हमारे देश की जो एक सॉफ्ट पावर है, कल्चरल डिप्लोमेसी है, भारत के आर्ट को लेकर के, कल्चर को लेकर के जिस प्रकार का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया जाता है, अब आपको उससे भी चिढ़ है? अब जापान के नागरिक, चीन के नागरिक जो भारत परिवेश पहन करके भारतीय नृत्य करना चाहते हैं, भारतीय गीत गाना चाहते हैं, पूरी दुनिया उसकी ताकत देती है, उससे भी चिढ़ है? अरे चिढ़ तो मोदी से थी ना, तो ये चिढ़ भारत पे क्यों निकलने लग गई? देश के प्रधानमंत्री हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर उनका स्वागत भी होगा, बाहर वो जाएंगे, बैठक भी करके आएंगे, बाहर वो जाएंगे तो देश के भलाई का काम भी करके आएंगे। अब आपने पूछा, मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ टफ डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते तो शायद बेहतर होता, पर यश भाई ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए कि क्या इतना ही ओछा प्रत्यारोप होना चाहिए या फिर कुछ बेहतर होना चाहिए। पर मैं 2-3 बातें आपके लोगों को बताना चाहता हूं जो दर्शक देख रहे हैं। चाइना ने फर्टिलाइजर्स पर और रेयर मिनरल्स पर प्रधानमंत्री की विजिट से पहले
जो एक्सपोर्ट्स पर कर्ब्स थे उनको उठाने का काम कर दिया है। शंघाई के अंदर हमारी सॉफ्ट पावर की ताकत देखिए, शंघाई के अंदर भारतीय सी फूड का डिस्प्ले लगाया गया है। चीन सरकार द्वारा जो जल से जीवन जल से आजीवन भारत सरकार की स्कीम है उसका प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। जो सॉफ्ट पावर की ताकत देखिए आप, जो गणेश चतुर्थी का एक त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो गणेशा की इमेजेस जो दी जा रही हैं लोगों को वहां पर, और उनका जो कोरिलेशन अपने चाइनीज कल्चरल उन चीजों के साथ वो कर रहे हैं उसके साथ भी। उसके अलावा जो भारत, ये चाइनीज डिप्लोमेट की बात है कि जो भारत इंडियन एक्सपोर्ट्स कर रहा है जिसमें यान, कॉटन यान, आयरन ओर, वो 240% तक बढ़ा है। और इसी के साथ पूर्णिमा जी, भारत अरुणाचल प्रदेश में अचूक प्रहार कर रहा है। ये यश जी को नहीं पता होगा, दांत निकालने से पता नहीं लगता, पर भारत तो आप ज्यादा निकालते हैं अरुणाचल के दांत तो आपके अभी भी निकल रहे हैं सिद्धार्थ जी। यश जी सुन लीजिए, आपके बीच में अरे अब आप ऐसा कमेंट करेंगे तो जवाब मिलेगा। दांत तो आपके बोलते हुए निकलते हैं, मैं तो हंसता हूं तब निकलते हैं। मेरे बाद आप ही का मौका आएगा पूरा। नहीं, मैं तो आपको फर्क बता रहा हूँ कि फर्क क्या होता है। मैं आपको फर्क बता रहा हूं, फर्क क्या है। आज अगर भारत इतनी चीजें डिप्लोमेटिकली प्राप्त कर पा रहा है, अचीव कर पा रहा है, तो साथ ही इंडियन एयरफोर्स अरुणाचल प्रदेश के शिखरों पर अचूक प्रहार कैंपेन, अचूक प्रहार के मिलिट्री ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑपरेशन दिखा रहा है, जो कि बता रहा है कि मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी के चलते, समय की थोड़ी कमी के चलते 30 सेकंड्स रख पाऊंगी। यश, आपका क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ, शरद सर आपसे भी, और साथ ही दीप्ति तनेजा जी आपसे भी क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड का लूंगी। यश, आपके साथ शुरू करें। जी देखिए, ये साबित हो चुका है आज की चर्चा में कि गंभीर विषयों को छोड़कर ये स्टॉल लगा के, लाइट जला के खुश होने वाली सरकार है। और अरुणाचल पे इनको हमला क्यों करना पड़ रहा है, इनसे ही पूछिए। अरुणाचल तो हमारा ही राज्य है, किस बात के लिए हमला कर रहे हैं यही जाने। तो कूटनीति ऐसे नहीं चलती। जब हमें चीन ने हमला किया तब हमने अमेरिका के सपोर्ट से हमारी टेरिटरी वापस ली। जब पंचशील का समझौता हुआ था तब भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उसी अमेरिका को हमने दबा दिया बांग्लादेश के समय। और आज हम इन दोनों से दब के इधर उधर भाग रहे हैं, ये फर्क है। दीप्ति जी। पूर्णिमा जी, मैं बड़ी हैरानी से सारे यश जी के कमेंट्स देख रही थी। जैसे कि सिद्धार्थ जी ने भी कहा क्या एयरपोर्ट पर ही आपका इमीडिएटली क्या बायलैटरल टॉक शुरू हो जाते हैं। ये अपने आप में बड़ा सिंबॉलिक है। वहां पे कल्चरल आइटम से हमेशा स्वागत होता रहा है, जो भी हेड ऑफ स्टेट जाते हैं। लेकिन इस बार जो स्वागत हुआ है, आप जापान में देखें तो ओम भूर्भुवः स्वः सर्वे भवन्तु सुखिनः, इससे स्वागत होता है भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। चाइना जाते हैं तो वंदे भारत, वंदे मातरम की गूंज से हमारा स्वागत होता है प्रधानमंत्री जी का। इसके बावजूद क्या केवल कांग्रेस के पास एक यही तर्क बचा है कि नाच गाना देखने गए हैं? उसके बाद जो जापान के साथ हमारी बायलैटरल टॉक्स में जो हमारे अग्रीमेंट्स हुए हैं, हमने अमेरिका को जवाब देने के लिए फार्मा से ऑलरेडी अपना जो जापान के साथ है वो नेगोशिएशन और ट्रेड डील कर ली है। हमने उनसे सर्विसेज और जो ह्यूमन मैन पावर है, फिर 5 लाख हमने स्किल्ड एम्प्लॉइज और 500,000 अनस्किल्ड एम्प्लॉइज के उनके साथ अग्रीमेंट कर लिया है जापान के साथ। हमने जापान के साथ 10 ट्रिलियन येन का अगले 10 साल में समझौता कर लिया है। ये सब ना देखते हुए दिस इज फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। देखिए, $100 बिलियन से हम चाइना का इंपोर्ट कर रहे हैं पूर्णिमा इस समय, और पीछे 3 आइटम चाइना ने रोक दिए थे। फर्टिलाइजर थे, टनल बोरिंग मशीन थी, रेयर अर्थ मैग्नेट्स थे। प्रधानमंत्री जी के जाने से पहले कर लिया। उससे यहाँ दिक्कत होती। प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का नारा दिया है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए है। भारत अपनी पॉलिसीज, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे अटल है। भले ही हमारे से अमेरिका दूरी बनाए या चाइना नजदीकी बनाए, हमारे जो राष्ट्रीय हित में इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म में हम उनसे कभी अडिग नहीं हो सकते। पावर पंच डिप्लोमेसी की उम्मीद जरूर प्रधानमंत्री के इस दौरे से की जानी चाहिए, और खासतौर से कल का मंच विशेष रहेगा जब शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ होंगे, क्योंकि भारत को रिटर्न गिफ्ट की और मजबूत रिटर्न गिफ्ट की इस वक्त दरकार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, आपका भी शुक्रिया। यश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे, ओझा साहब भी हमारे साथ थे, साथ ही दीप्ति तनेजा जी और शरद कोहली जी, आपका भी धन्यवाद।